तो जब साल 1919 में पूरा देश वर्साई की संधि मना रहा था, तभी दोस्तों जर्मन के किसी हॉस्पिटल में एक 29 साल का मामूली सा सैनिक अपनी आंखों का इलाज करा रहा था और मन ही मन ये सोच के रो रहा था कि फ्रांस और ब्रिटेन ने उसकी देश की बहुत बुरी हालत कर दी है। दोस्तों इस मामूली से सैनिक का नाम एडल्फ हिटलर था। जी हाँ दोस्तों, ये वही एडल्फ हिटलर है जिसको आज तक पूरी देश एक क्रूर तानाशाह की तरह याद करती है। और दोस्तों ये वही हिटलर है जिसने 60 लाख से अधिक यहूदियों को गैस के चैम्बर में डाल के मार दिया था। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर किस रीजन से हिटलर ने यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत की और क्या कारण थे इसके पीछे। और दोस्तों ये भी जानेंगे कि हिटलर ने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक मामूली जासूस बनकर की थी और आज की डेट में उसे क्रूर तानाशाह की तरह याद किया जाता है। तो दोस्तों जेल से निकलते ही ना तो हिटलर के पास कोई नौकरी थी और ना ही उसका परिवार था दोस्तों। पर दोस्तों उसकी जान पहचान जर्मन के मिलिट्री ऑफिसर्स से काफी अच्छी थी। तो दोस्तों जैसे ही वो जेल से निकला वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास गया और दोस्तों मिलिट्री ऑफिसर्स भी काफी उससे इंप्रेसिव थे, क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 में उन्हीं मिलिट्री ऑफिसर्स ने हिटलर को ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ते हुए देखा था। तो दोस्तों मिलिट्री ऑफिसर्स ने हिटलर को यहाँ पे एक जासूसी का काम दिया। तो बेसिकली दोस्तों हिटलर का काम बड़े बड़े बियर हाउस व पार्टियों में जाके लोगों की जासूसी करना था कि वो लोग कहीं सरकार व सेना के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहे हैं। तो फिर दोस्तों 12 सितंबर 1919 हिटलर की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। दोस्तों हिटलर जासूसी करते करते एक दिन बियर बार पहुंचा जहां पे जर्मन वर्कर्स पार्टी की छोटी सी मीटिंग चल रही थी। और दोस्तों इसी मीटिंग के दौरान एक मेंबर ये कह रहे थे कि हमें जर्मनी के 2 हिस्से करने होंगे। और दोस्तों यही स्पीच हिटलर भी सुन रहा था। जैसे ही उसने स्पीच सुनी दोस्तों, हिटलर का खून खौल उठा यहाँ पे और उसने उसके बाद 15 मिनट तक एक जोरदार भाषण दिया। दोस्तों ये भाषण जर्मन वर्कर्स पार्टी के चीफ भी सुन रहे थे और ये भाषण सुनने के बाद वो हिटलर से काफी इंप्रेस हुए और उसके बाद दोस्तों उन्होंने हिटलर को कन्विंस किया अपनी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद दोस्तों हिटलर ने पार्टी ज्वाइन करी और बड़ी बड़ी रैलियां निकाली। पार्टी ज्वाइन करने के बाद हिटलर बड़ी बड़ी रैलियां निकालता था और भाषण देता था। उसके भाषण में हमेशा दोस्तों 2 चीजों का जिक्र होता था। पहली चीज यही बोलता था दोस्तों कि उसके देश को ब्रिटेन और फ्रांस ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है और वो उन लोगों से जरूर बदला लेगा। दोस्तों उसके भाषण में दूसरी चीज यही रहती थी, वो हमेशा यहूदियों और कम्युनिस्ट के अगेंस्ट यहाँ पे जहर उगलता था। दोस्तों 1920 में हिटलर ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया। और दोस्तों उसने अपनी पार्टी के लिए लाल रंग का झंडा व काले रंग का सास्त्विक का सिंबल डिजाइन किया। और दोस्तों बाद में यही सिंबल लोगों के मन में डर व खौफ का प्रतीक बन गया। दोस्तों जैसे ही हिटलर की पावर बढ़ती जा रही थी वैसे ही वो बड़ी बड़ी रैलियां करता जा रहा था और अपने भाषण में दोस्तों सरकार को बंदूक के दम पे गिराने का प्रयास कर रहा था। और दोस्तों इन्हीं सब चीजों की वजह से हिटलर को लैंड्सबर्ग जेल में 5 साल की सजा हुई। हालांकि दोस्तों वो 6 महीने में ही छूट के आ गया था। दोस्तों जेल जाने के बाद हिटलर ने मन बना लिया था कि जबरदस्ती व बंदूक के दम पर जर्मनी पर कब्जा नहीं किया जा सकता, इसके लिए उसको कानूनी रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। और दोस्तों जेल में बैठकर हिटलर ने खुद पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम था मीन कैम्प। और दोस्तों इस किताब में सारी चीजें मेंशन थी कि जेल जेल से निकलते ही किस तरीके से उसने वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करनी है और कौन सी कंट्री पे पहले अटैक करना है। और दोस्तों इस किताब में ये भी मेंशन था कि जैसे ही हिटलर जेल से बाहर निकलेगा वह यहूदियों व कम्युनिस्टों का अपने देश से पूरी तरीके से सफाया कर देगा। दोस्तों जानते हैं कि किस रीजन से हिटलर यहूदियों व कम्युनिस्टों से इतनी नफरत करता था। वह दोस्तों उनको देखते ही उनकी आने वाली पीढ़ियों को खत्म करने के बारे में सोचता था वो। आइए दोस्तों पहले हम ये जानते हैं कि आखिर किस रीजन से हिटलर यहूदी व कम्युनिस्ट से इतनी नफरत करता है और आखिर किस रीजन से उसने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी में उनके खिलाफ जहर उगला है। तो दोस्तों हिटलर का मानना है कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम जर्मनी की सेना खुद से नहीं हारी, बल्कि जर्मन के अंदर रह रहे यहूदी व कम्युनिस्ट की वजह से हारी। कि दोस्तों हिटलर को लगता था कि युद्ध के टाइम यहूदी लोगों ने देश में हड़ताल करके व सरकार के खिलाफ बगावत करके यहाँ पे सेना की पीठ में छुरा घोंपा है। दूसरी चीज हिटलर का मानना था कि दोस्तों जर्मनी लोग देश की सबसे ताकतवर व अच्छी नस्ल के लोग हैं। वही दोस्तों दूसरी तरफ हिटलर यहूदियों को खून की नजर से देखता था। और दोस्तों हिटलर का मानना था कि यहूदी लोग बाहर से आए हुए हैं और ये हमेशा के लिए जर्मन की संस्कृति व वहाँ के लोगों को खत्म करना चाहते हैं। हिटलर ने अपनी खुद की बायोग्राफी में ये भी मेंशन किया हुआ है कि अपनी देश की जनता को ऐसी जगह ले जाना चाहता है जो उसके देश के सबसे करीब हो और वहाँ सबसे ज्यादा रिसोर्सेस हो। दोस्तों वो इनडायरेक्टली यूक्रेन के बारे में बात कर रहा है। और दोस्तों उस टाइम यूक्रेन रूस का पार्ट था, तो दोस्तों बेसिकली वो रूस पे अटैक करके यूक्रेन की वो जगह को लेना चाहता था। और दोस्तों उस टाइम रूस में कम्युनिस्ट की सरकार थी, तो दोस्तों उसका मानना था कि अगर वो कम्युनिस्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देगा तो वो रूस के इलाके पे कब्जा कर सकेगा। दोस्तों दूसरी चीज हिटलर का मानना था कि ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं ये कहीं ना कहीं यहूदियों के बहुत ही खास लोग हैं और यहूदियों ने ही कम्युनिस्टों को बनाया हुआ है। उसका मानना था कि यहूदी और कम्युनिस्ट दोनों मिलकर जर्मन के लोगों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस कारण की वजह से हिटलर यहूदी व कम्युनिस्ट लोगों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। आइए दोस्तों अब हम हिटलर की लाइफ पे वापस चलते हैं। दोस्तों दिसंबर 1924 को हिटलर जेल से बाहर निकलता है और दोस्तों जेल से बाहर निकलने के बाद अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बदल देता है। अब दोस्तों वो जर्मन पे कब्जा करने के लिए बंदूक का सहारा छोड़ के कानूनी रास्ता अपनाता है।
सबसे पहले दोस्तों वो अपनी खुद की पार्टी बनाता है और उस पार्टी को दोस्तों वो एक कॉर्पोरेट लुक देता है। उसके बाद दोस्तों उस अपनी पार्टी का वो एक बड़े लेवल पे चुनाव प्रचार करता है और दोस्तों माना जाता है कि उस टाइम हिटलर अकेला ऐसा आदमी था जो अपने चुनाव प्रचार के लिए एरोप्लेन का यूज करता था। और दोस्तों वो अपने भाषण में हमेशा युवाओं, किसानों और बेरोजगार से यही बोलता था कि किस तरह फ्रांस व ब्रिटेन ने उनके देश को बर्बाद कर दिया और बार बार उनको वर्साई की संधि की याद दिलाता था। दोस्तों हिटलर के भाषण सुन के वहां के युवाओं के अंदर का खून खौल जाता था और वो हिटलर को एक मसीहा के रूप में देखते थे। तो 1933 में हिटलर की पार्टी चुनाव जीतकर देश की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है और दोस्तों हिटलर को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के बाद हिटलर वही करने लगता है जिसका लोगों को डर था। दोस्तों हिटलर ने देश में धोखे से इमरजेंसी लगा दी और दोस्तों इमरजेंसी लगाने के बाद यहाँ पे एक एक्ट पास किया जिसको हम एनेबलिंग एक्ट कहते हैं। दोस्तों ये कानून इतिहास के पन्ने का वो काला कानून है। इस कानून के तहत हिटलर को दोस्तों जर्मनी की सारी शक्तियां दे दी गई और इस कानून ने दोस्तों हिटलर को यहाँ पे एक तानाशाह बना दिया, डिक्टेटर। बेसिकली दोस्तों इस कानून में ये मेंशन था कि जर्मन में कोई भी कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, अकेले हिटलर ही कोई भी कानून को मंजूरी दे सकता है। और दोस्तों दूसरी चीज कि जर्मन में कितना पैसा है, पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है, ये जानने का अधिकार किसी को नहीं था, सिर्फ हिटलर को छोड़ के। तो इस कानून में बस एक हिटलर की पार्टी को छोड़ के बाकी सभी पार्टियों को दोस्तों यहाँ पे बैन कर दिया गया लाइफ टाइम। इस कानून के तहत मजदूरों की ट्रेड यूनियन को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों अब वो समय आ गया था जिसका हिटलर को बेसब्री से इंतजार था और दोस्तों यहाँ पे अब एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होने वाली थी। तो दोस्तों सबसे पहले 1939 में जर्मन ने अपने कट्टर दोस्त रूस के संग यहाँ पे हाथ मिला लिया। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे के रीजन को हम बाद में जानेंगे इसी वीडियो में, आखिर जर्मन ने रूस के संग हाथ क्यों मिलाया। तो बेसिकली यहाँ पे दोस्तों जर्मन व रूस के बीच यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ था और दोस्तों इस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि अगर जर्मन पोलैंड पे हमला करता है तो रूस को भी पोलैंड पे हमला करना पड़ेगा और पोलैंड को हराने के बाद पोलैंड की टेरिटरी को जर्मन व रूस दोनों आपस में आधा आधा बांट लेंगे। तो यहाँ पे रूस ने भी इस एग्रीमेंट में साइन कर लिए। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जर्मन ने आखिर रूस से हाथ क्यों मिलाया। दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जर्मन ने रूस व फ्रांस से एक ही टाइम पे दोस्तों युद्ध लड़ा, जिसकी वजह से उसको दोस्तों यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा क्योंकि दोस्तों दोनों कंट्री आपस में इतनी बड़ी थी कि वो अपने सैनिकों को डिवाइड नहीं कर पाया और दोस्तों हिटलर इसी गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों इसी रीजन की वजह से उसने रूस से हाथ मिलाया ताकि वो अपना पूरा का पूरा फोकस फ्रांस पे कर सके। समझौते के बाद 1 सितंबर 1939 को सुबह 4:45 पर जर्मनी ने बिजली की रफ्तार से पोलैंड पर हमला करना शुरू कर दिया था दोस्तों। और दोस्तों जर्मनी ने पोलैंड के रेलवे लाइनों व शहरों पर बम बरसाना शुरू कर दिया दोस्तों और जर्मनी की लाखों सेना के सामने पोलैंड की आर्मी टिक नहीं पाई दोस्तों। और दोस्तों इसी युद्ध के 2 दिन बाद दोस्तों जब जर्मन ने पोलैंड पर हमला किया उसके 2 दिन बाद यहाँ पे फ्रांस और ब्रिटेन ने भी दोस्तों जर्मन पर अटैक करने की प्लानिंग कर दी। तो दोस्तों आखिर ऐसे क्या रीजन था कि ब्रिटेन भी इस वॉर में आ गया, यहाँ तक कि दोस्तों अभी तक जर्मन ने भी ब्रिटेन पर कोई अटैक नहीं किया था। तो दोस्तों ये बात 1939 की है जब जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर अटैक किया था और दोस्तों उस टाइम के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर नेविन चैम्बरलेन ने अंदाजा लगाया था दोस्तों कि अब जर्मनी जो है पोलैंड पर अटैक करेगा। और दोस्तों इसी चीज के लिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने पोलैंड की गवर्नमेंट से यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया। दोस्तों इस एग्रीमेंट के तहत अगर कोई भी कंट्री यूरोप में पोलैंड पर अटैक करती है तो वो अटैक ब्रिटेन पे माना जाएगा और तो इसके जवाब में ब्रिटेन उसका जवाब देगा, मतलब ब्रिटेन भी उससे वॉर करेगा। तो दोस्तों इसी रीजन से ब्रिटेन इस वॉर में आया और ब्रिटेन को देखा देखी दोस्तों फ्रांस भी इस युद्ध में कूद गया और दोस्तों देखते ही देखते जर्मनी ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया। रूस व जर्मनी ने दोस्तों पोलैंड को आधे आधे 2 हिस्सों में बांट लिया। दोस्तों पोलैंड को जीतने के बाद एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था दोस्तों। यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस भले ही युद्ध में कूद तो गए थे लेकिन उन्होंने अभी तक वॉर स्टार्ट नहीं करी थी और दोस्तों उधर जर्मन अंदर ही अंदर एक प्लानिंग बना रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे जर्मन नॉर्वे व डेनमार्क पर हमला करके फ्रांस व ब्रिटेन दोनों को चौंका देता है। तो दोस्तों पहले एक बार जानते हैं कि जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक क्यों नहीं किया और उसने नॉर्वे और डेनमार्क पर सबसे पहले अटैक क्यों किया। हिटलर अपने सैनिकों के सामान के लिए लोहा स्वीडन कंट्री से लेता था और दोस्तों स्वीडन से ये सामान नॉर्वे आता था। तो दोस्तों बेसिकली उस टाइम स्वीडन के आसपास समुद्रों में बर्फ जम गई थी और ये सामान दोस्तों रेलवे लाइन के थ्रू नॉर्वे आता था और दोस्तों हिटलर को लगता था कि कहीं अगर ब्रिटेन नॉर्वे पे कब्जा कर लेता है तो ये सामान जर्मनी नहीं आ पाएगा, जिसके कारण वो लोग युद्ध हार सकते हैं। और दोस्तों नॉर्वे तक पहुंचने के लिए जर्मनी की सेना को डेनमार्क के ऊपर से गुजरना होता था और दोस्तों वहां से डेनमार्क के लिए रिफ्यूलिंग की जा सकती थी। जर्मनी ने अपने विमानों की रिफ्यूलिंग के लिए डेनमार्क पर अटैक किया और दोस्तों फ्रांस के मिलिट्री एक्सपर्ट का कहना था कि जर्मन की सेना कभी भी जंगल को पार करके हमारे यहाँ फ्रांस तक नहीं पहुंच सकती और दोस्तों इसी कारण से फ्रांस ने अपनी आधी आर्मी को दोस्तों यहाँ से निकालकर अपने मेन शहरों में लगा दिया और जिस जंगल के पास बहुत ही कम आर्मी रखी दोस्तों।
और दोस्तों फ्रांस व ब्रिटेन को ये भी लगता था कि जर्मनी की सेनाएं सबसे पहले नीदरलैंड और बेल्जियम की तरफ से आएंगी। इन्हीं घने जंगलों में हिटलर ने अपने पैंजर नाम के ट्रकों को घुसा दिया था। और दोस्तों यहाँ पे जर्मनी की सेना ने पीछे से जाके फ्रांस और ब्रिटेन की सेना को घेर लिया था। और दोस्तों यहाँ पे इनको घेरते हुए जर्मनी की सेना इनको डंकिर्क नाम के समुद्र तट पर ले गई। और दोस्तों यहाँ पे ब्रिटेन ने अपने सैनिकों को बचाने के लिए बहुत ही बड़ा ऑपरेशन करा। और दोस्तों यहाँ पे 3,38,000 ब्रिटिश सैनिकों को बचाई गई इस ऑपरेशन के थ्रू। तो दोस्तों जैसे ही ब्रिटेन की सेना अपने सैनिकों को बचाने के लिए जाती है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फ्रांस की सेना अकेली पड़ जाती है। फ्रांस को अकेला देखते हुए दोस्तों जर्मन की सेना फ्रांस को चारों तरफ से घेर लेती है और बहुत ही जल्दी पेरिस पर भी कब्जा कर लेती है। दोस्तों इसके बाद 14 जून 1940 को जर्मनी की सेना ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया और दोस्तों पेरिस के एफिल टावर पर अपने पार्टी के झंडे को लहराया जर्मनी द्वारा। और दोस्तों इसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम जब जर्मनी ने सरेंडर किया था दोस्तों, तो उस टाइम एक ट्रेन के डिब्बे में बैठ के सरेंडर करवाया गया था जर्मनी से। तो बेसिकली इसके बाद दोस्तों हिटलर ने उसी ट्रेन के डिब्बे को ढूंढा और यहाँ पे दोस्तों फ्रांस को भी उसी सेम ट्रेन के डिब्बे में बैठकर सरेंडर करवाया गया। इसके बाद दोस्तों फ्रांस को यहाँ पे दो हिस्सों में बांट दिया गया। पहला हिस्सा था दोस्तों नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे दोस्तों डायरेक्टली हिटलर का कब्जा था और हिटलर के थ्रू ही यहाँ पे शासन चलता था। यहाँ पे दोस्तों हिटलर ने कठपुतली सरकार बिठा रखी थी जो बेसिकली इनडायरेक्टली पूरा हिटलर ही इसको चलाता था। तो उस टाइम फ्रांस में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस गुलामी को नहीं माना और यहाँ पे सरेंडर नहीं किया। दोस्तों इनमें से एक इंसान था जिसका नाम था चार्ल्स डी गॉल। बेसिकली दोस्तों सरेंडर करने से पहले ही ये इंसान भाग के लंदन चला गया। और दोस्तों फ्रांस के अंदर ही बहुत सारे युवाओं व महिलाओं ने एक सीक्रेट संगठन बनाया, इसका नाम था दोस्तों फ्रेंच रेसिस्टेंस। तो दोस्तों अब फ्रांस पर कब्जा करने के बाद हिटलर का अगला टारगेट ब्रिटेन था। और दोस्तों ब्रिटेन ये चीज पहले से ही जानता था कि ब्रिटेन की नौसेना बहुत बड़ी है और समुद्र के रास्ते उस पर अटैक नहीं किया जा सकता। इसके बाद दोस्तों हिटलर ने अपने वायुसेना को, अपनी एयरफोर्स टीम को यहाँ पे निर्देश दिए कि लंदन व ब्रिटेन के शहरों में इतनी बमबारी की जाए कि ब्रिटेन अगले दिन यहाँ पे सरेंडर कर दे। उसके बाद 1940 में लंदन के आसमान में एक ऐसी हवाई जंग लड़ी गई दोस्तों जिसे हम बैटल ऑफ ब्रिटेन भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जर्मनी का सामना ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स से हुआ और दोस्तों यहाँ पे जर्मनी को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। आइए दोस्तों अब हम थोड़ा वर्ल्ड वॉर 2 की ओर पास चलते हैं। दोस्तों इसी बीच हिटलर अपनी जिंदगी की दो सबसे बड़ी गलतियां करता है। दोस्तों पहली गलती ये करता है कि वो ब्रिटेन पे अटैक कर देता है, क्योंकि दोस्तों हिटलर को ब्रिटेन की रॉयल वायुसेना के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था, रॉयल एयरफोर्स के बारे में। और एक्चुअली वो तुरंत युद्ध छेड़ देता है और दोस्तों इसका खामियाजा जर्मनी को भुगतना पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों हिटलर को पहली बार हार का सामना करना पड़ता है अपनी छोटी सी गलती की वजह से। तो दोस्तों दूसरी गलती ये होती है कि जर्मन यहाँ पे रूस पर अटैक कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, ये दोस्तों वही रूस है जब वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने से पहले जर्मन ने रूस से हाथ मिलाया था। अब अचानक ही दोस्तों जर्मन यहाँ पे रूस पे अटैक कर देता है बिना कुछ करे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर जर्मन ने रूस पे अटैक किया क्यों। दोस्तों हिटलर जब जेल में था तो उसने अपनी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। उसने खुद ही लिखा था कि दोस्तों कि हिटलर को अपने देश के लोगों, अपनी देश की सेना को बसाने के लिए एक बहुत बड़ा देश चाहिए जहाँ पे काफी ज्यादा रिसोर्सेज हो। और दोस्तों जर्मन के बगल में एक ही देश था काफी बड़ा, वो था रूस। तो दोस्तों हिटलर को लगता था कि वो रूस पे अटैक करके वहां के रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेगा, क्योंकि दोस्तों रूस के पास सबसे ज्यादा तेल है और दोस्तों युद्ध को जीतने के लिए सभी देशों को तेल की जरूरत है। तो दोस्तों जर्मन को लगता था कि जैसे ही वो रूस पर अटैक करेगा तो उसके सारे संसाधनों पे जर्मन का हक हो जाएगा। और दूसरा रीजन ये था दोस्तों कि हिटलर कम्युनिस्टों से बहुत चिढ़ता था। उसको लगता था दोस्तों कम्युनिस्ट ने ही उसकी देश की हालत खराब कर रखी है और वो उसको खत्म करके ही मानेगा। तो दोस्तों जैसे ही जर्मनी की सेना रूस पहुंचती है तो दोस्तों वहां के मौसम का अंदाजा उनको बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि दोस्तों जिस टाइम जर्मनी में -5 से -10 डिग्री का टेम्परेचर था दोस्तों, उसी टाइम रूस में ये टेम्परेचर 4 गुना और कम था। तो दोस्तों ना तो जर्मनी की सेना के पास पूरे कपड़े थे और ना ही दोस्तों उनके टैंकों का डीजल काम कर रहा था। और दोस्तों इसी बीच इस जंग में एक ऐसा मोड़ आया जो हिटलर ने कभी सोचा नहीं होगा। तो अगस्त 1942 में यहाँ पे बैटल ऑफ स्टालिनग्राड चली। दोस्तों बेसिकली स्टालिनग्राड एक शहर का नाम है जो उस टाइम के रूसी डिक्टेटर स्टालिन के नाम पे रखा गया था। और दोस्तों इसी नाम की वजह से हिटलर इस शहर पे कब्जा करना चाहता था। तो उस टाइम स्टालिन का कहना था कि इस शहर पर किसी भी कीमत पर जर्मनी को कब्जा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये युद्ध कम से कम 5 महीने तक चला और दोस्तों लास्ट में रूस ने यहाँ पे ऑपरेशन यूरेनस चलाया। तो इस ऑपरेशन के तहत यहाँ पे रूस के सैनिकों ने चारों तरफ से जर्मनी के सैनिकों को घेर लिया था। और दोस्तों लास्ट में 2 फरवरी 1943 को जर्मनी के फील्ड मार्शल ने 90,000 सैनिकों के संग यहाँ पे सरेंडर कर दिया रूस के सामने। तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने से पहले दोस्तों यहाँ पे एक ऐसी कंट्री इस वॉर में आती दोस्तों जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों इस कंट्री के आने से वर्ल्ड वॉर 2 की पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो गई और दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 एक ऐसे मोड़ पे खत्म हुई जिसने कभी सोचा ही नहीं होगा।
तो बेसिकली दोस्तों मैं जापान कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को दोस्तों याद ही होगा कि वर्ल्ड वॉर वन के टाइम जापान ने एलाइड पावर की तरफ से लड़ा था, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन व अमेरिका थे। तो दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर टू में जापान ने अपनी एलाइड पावर छोड़ के उनके अगेंस्ट यहाँ पे वॉर स्टार्ट कर दी और जापान अमेरिका का कट्टर दुश्मन बन गया। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके पीछे के रीजन को, आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से जापान ने अमेरिका से दुश्मनी करी। दोस्तों जर्मनी की तरह जापान भी अपने नशे में चूर था। दोस्तों जापान के पास अपनी जमीन बहुत कम थी, लेकिन दोस्तों उसकी आबादी व सेना बहुत ही ज्यादा थी। अब दोस्तों इन्हीं लोगों को बसाने के लिए जापान पूरे एशिया पर कब्जा करना चाहता था, वह उन पर राज करना चाहता था। और दोस्तों इसी सपने को पूरा करने के लिए जापान ने चीन पर 1937 में काफी खूंखार हमले किए दोस्तों। उसके बाद लाओस, कंबोडिया व वियतनाम पर भी काफी हम और दोस्तों ये सब देखकर अमेरिका बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि दोस्तों अमेरिका के काफी सारे बिजनेस पार्टनर थे एशिया में। दोस्तों यहाँ पे जापान के पास सब कुछ था, बस एक तेल को छोड़कर, कच्चा तेल उसके पास नहीं था। और दोस्तों जापान अपनी जरूरत का सबसे ज्यादा कच्चा तेल अमेरिका से खरीदता था। अब दोस्तों अमेरिका इन सब चीजों से परेशान होकर उसने जापान को कच्चा तेल देना बंद कर दिया। और दोस्तों यहाँ पे अमेरिका ने जापान के सभी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए थे, और दोस्तों ये जापान के लिए डेथ वारंट जैसा था। और दोस्तों इन्हीं सब चीजों से नाराज होकर जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पर अटैक किया। बेसिकली दोस्तों ये पर्ल हार्बर बेस अमेरिका के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, नेवी स्टेशन अमेरिका के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अमेरिका की सबसे बड़ी बैटलशिप व सबमरीन खड़ी होती थी। और दोस्तों साथ ही यहाँ पे जहाजों के लिए हजारों टन तेल, लाखों टन यहाँ पे बंदूकें, मिसाइलें व दोस्तों काफी हैवी सबमरीन यहाँ पे रखी जाती थी। अब दोस्तों ये जानते हैं कि जापान ने पर्ल हार्बर बेस पे ही अटैक क्यों किया। वो चाहता था दोस्तों वाशिंगटन या फिर न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों पर भी अटैक कर सकता था। दोस्तों यहाँ पे पर्ल हार्बर बेस की जो लोकेशन थी वो प्रशांत महासागर के बीचों बीच में थी, और दोस्तों यहाँ से अमेरिका पूरे एशिया पर नजर रखता था। तो दोस्तों जापान ने इसी रीजन से पर्ल हार्बर बेस पे अटैक किया। दोस्तों जापान का मानना था कि वो अगर पर्ल हार्बर बेस स्टेशन को खत्म कर देगा तो इसके बाद फिलीपींस व इंडोनेशिया पर कब्जा कर लेगा। और दोस्तों इसी अटैक में अमेरिका के 1500 से 1600 सैनिक मारे गए। तो किसी को नहीं पता था कि जापान के इस अटैक के बाद इस वर्ल्ड वॉर टू की एंडिंग जल्दी हो जाएगी। अगले दिन 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दोस्तों जापान के खिलाफ वर्ल्ड वॉर टू में शामिल होने का निर्णय लिया। 1942 में समुद्र के बीच बैटल ऑफ मिडवे हुई। वॉर में अमेरिका ने जापान के 4 एयरक्राफ्ट को यहाँ पे समुद्र में डुबा दिया था, और दोस्तों यहीं से जापान की हालत खराब होने लगी थी। दोस्तों इस युद्ध में ऐसा कुछ होता है कि जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले 1945 में हिटलर ने अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे एक बंकर में जाके सुसाइड कर लिया था दोस्तों, राइट। जिसके बाद दोस्तों यूरोप में ये वॉर हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। पर दोस्तों जापान अभी भी हार नहीं मान रहा था, वो किसी ना किसी तरह अमेरिका पे अटैक कर रहा था, और अमेरिका भी इस चीज से दोस्तों काफी परेशान था। दोस्तों अमेरिका का मानना था कि वो अगर जापान पर वो जमीनी हमला करता है तो साथ में अमेरिकी सैनिक भी मारे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अमेरिका ने एक ऐसा विनाशकारी कदम उठाया जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों अब 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु बम गिराया दोस्तों, और इसका नाम था लिटिल बॉय। दोस्तों परमाणु बम गिरते ही हिरोशिमा शहर एक राख का ढेर बन गया, और दोस्तों यहाँ पे लाखों लोगों की यहाँ पे जाने चले गई। पर दोस्तों इसके बाद भी जापान हार नहीं मान रहा था। दोस्तों अमेरिका ने ठीक 3 दिन बाद जापान के दूसरे शहर, जिसका नाम दोस्तों यहाँ पे नागासाकी था, वहां पे दूसरा परमाणु अटैक किया, और इस बार दोस्तों इस परमाणु बम का नाम था फैटमैन। और दोस्तों इस अटैक के बाद जापान के राजा ने रेडियो में रोते हुए देश के सामने घुटने टेक दिए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से वर्ल्ड वॉर टू की यहाँ पे ऑफिशियली समाप्ति होती है, और ये युद्ध दोस्तों हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो दोस्तों किस तरह पहले जापान ने अमेरिका के नेवी स्टेशन पर हमला करके छोटी सी चिंगारी जलाई थी, पर दोस्तों किसको पता था यही चिंगारी में से निकलने वाली आग पूरे जापान को जला देगी। तो किस तरह वर्साई की संधि के अपमान से शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर टू दुनिया को परमाणु बम के नए खौफ में छोड़कर चला गया। इस वॉर ने हमें ये सिखाया कि नफरत व अहंकार के ढेर पर खड़े हुए साम्राज्य ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। दोस्तों इतिहास की सबसे विनाशकारी वॉर के ऊपर आप लोगों की क्या राय है? क्या दोस्तों आपको लगता है कि अगर हिटलर वर्ल्ड वॉर टू जीत जाता तो पूरी इस दुनिया का नक्शा क्या होता दोस्तों? तो वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।